नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत सोमवार को शुरू हुई तीसरी ऊर्जा कार्य समूह की बैठक आज संपन्न होगी। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरीकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को खारिज किया, कहा ये लक्षित और पक्षपातपूर्ण है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। वे इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में रहेंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो के निमंत्रण पर हिरोशिमा में G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। इन बैठकों में विश्व में शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। श्री मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। बाद में श्री मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के लिए रवाना होंगे। वे वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सिडनी में 3 दिन के प्रवास के दौरान इस महीने की 24 तारीख को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनासी के साथ आपसी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय, स्थिरता और आरोग्य। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। ये संग्रहालय तत्कालीन भारत की घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने का एक व्यापक प्रयास है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की प्रथम बैठक दोनों पक्षों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल ब्रसल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत प्रतिभा के मामले में एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारीपूर्ण विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने की दोहरी आवश्यकताएं पूरा करना आज सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर जयशंकर ने सीमा पार सूचनाओं के आदान प्रदान सहित डिजिटल क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया। We are obviously important partners for each other, but what the TTC represents is a focus on key domains that are critical to both the global economy and global security. Today, the challenge is to address simultaneously the dual requirements of responsible growth and de-risking the global economy. कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर संशय बरकरार है। नए मुख्यमंत्री के लिए नई दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदारों पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कल शाम नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। श्री सिद्धरमैया ने पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के चयन के बारे में अभी भी विचार विमर्श कर रही है और कोई अंतिम निर्णय इस बारे में नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि श्री खड़गे जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे। इसमें पुराने मामलों का निपटारा किया जाएगा। पेंशन अदालत को विभिन्न स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब तक 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 24,218 मामलों की सुनवाई की गई है और 17,235 का निपटारा किया जा चुका है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में 50वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता भी करेंगे।
संघ लोक सेवा आयोग ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मणिपुर के इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा 28 मई को होनी है। ये वैकल्पिक केंद्र मिजोरम के आइजॉल, नागालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलांग, असम के जोरहाट और दिसपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली में है। इंटरैक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली के जरिए इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए केंद्र बदलने का विकल्प उपलब्ध होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्रत्येक उम्मीदवारों को इससे संबंधित संदेश भेज दिया जाएगा। मणिपुर के किसी भी जिला प्रशासन के कार्यालय में उम्मीदवार आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक टेलीफोन नंबर 230-70-641 और 233-87876 पर यूपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 230-70-641 और 233-87876 पर यूपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों के केंद्र बदलने का विकल्प आज दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांवों में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत सोमवार को शुरू हुई तीसरी ऊर्जा कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में संपन्न होगी। G20 के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेष आमंत्रित देशों तथा भारत के प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय बैठक में भागीदारी कर रहे हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अभय बाकरे के अनुसार इस बैठक के दौरान प्रतिनिधि दिखाना चाहते हैं कि नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने में जीवाश्म ईंधनों के कम से कम प्रयोग भी कारगर हो सकते हैं। भारत की ओर से जो कि इस वर्ष प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 के लिए, तो इस प्रेसिडेंसी के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे दुनिया में पर्यावरण की बचाव कर सकते हैं। जीवाश्म ऊर्जा के बारे में अपनी कटौती करके और जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, बायोफ्यूल, इस तरह की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं, जिससे कि ऊर्जा की बचत हुई है, इंडस्ट्री का डिकार्बोनेशन हुआ है, बाकी जितने एजेंडा रहेंगे इसमें भारत प्रस्ताव रखेगा और इस पे बाकी सभी G20 देशों के साथ चर्चा करके अपने प्रस्ताव के बारे में सिफारिश करेगा। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4 बैठक की योजना बनाई गई है। इनमें से पहली 2 बैठकें बेंगलुरु और गांधीनगर में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखलाएं प्रसारित कर रहा है। आज हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के भी 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन हर भारतीय के मन में मजबूती से बैठ गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में
काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। स्वच्छता के मामले में भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जो एक मील का पत्थर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 50% गांव अब ओडीएफ प्लस है। ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा है। यह उपलब्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह केवल निर्माण और शौचालयों के उपयोग से आगे बढ़कर पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। करीब 3 लाख गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन, दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। यूनिसेफ के एक अध्ययन में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ने भूजल प्रदूषण को कम किया है। रईसुद्दीन के साथ सुपर्णा सैया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट गलत सूचनाओं और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफसोस है कि ऐसी रिपोर्ट गलत खबर और दोषपूर्ण समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कुछ अमरीकी अधिकारियों द्वारा लक्षित और पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों से ऐसी रिपोर्टों की विश्वसनीयता और भी कम हो जाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है और आपसी मुद्दों पर स्पष्टता से संवाद जारी रखेगा। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जमानत अवधि अगले महीने की 8 तारीख तक बढ़ा दी है। उनके खिलाफ हिंसा और देशद्रोह के 2 मामले हैं। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की जमानत 8 जून तक बढ़ा दी है। और आईपीएल में पंजाब किंग्स का मुकाबला आज शाम में धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अनिर्णय की स्थिति को अलग अलग अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, कर्नाटक में नेतृत्व पर फंसा पेच, सिद्ध शिव अपने अपने दावे पर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस कायम, खरगे आज बेंगलुरु में खोलेंगे राज। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, कश्मकश जारी, सीएम तय करने अब राहुल भी उतरे। संसद भवन की नई इमारत तैयार, कुछ ही दिन में प्रधानमंत्री कर सकते हैं इसकी शुरुआत। नव भारत टाइम्स सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। हरिभूमि की सुर्खी है, नया संसद भवन 4 मंजिला, पुरानी इमारत से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा, इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। मानसून 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचेगा, लगातार 5वें वर्ष सामान्य बारिश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वह हिंदुस्तान ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सुबह की शुरुआत आंखों में जलन के साथ हुई, दिल्ली एनसीआर को दम घोटू धूल ने ढका। जनसत्ता की खबर है, इस बार केरल की दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ देरी से दस्तक देगा। जानबूझकर खतरा बढ़ा रहे हैं बीपी के मरीज, विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर अमर उजाला ने इसे सुर्खी बनाया है। महिलाएं ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर लोग बनाते हैं दवा से दूरी, दवाओं से नियंत्रित हो सकता है बीपी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, साइलेंट किलर की तरह है ये रोग, देश में 58% रोगी बीमारी से बेखबर। यमुना के किनारे एडवेंचर ट्रैक बनाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला की सुर्खी है, एलजी ने सिग्नेचर ब्रिज के पास रखी परियोजना की नींव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया।
भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत सोमवार को शुरू हुई तीसरी ऊर्जा कार्य समूह की बैठक आज संपन्न होगी। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को खारिज किया, कहा ये लक्षित और पक्षपातपूर्ण। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।